Now student, in previous topic you have seen aggregate supply and aggregate demand, schedule as well as diagram. Now there are some extra questions. What happened if AS is greater than AD? उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. बाय द वे, इफ AS इज ग्रेटर देन AD यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो तो क्या हो? इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी इससे, और कैसे फिर इक्विलिब्रियम एडजस्ट किया जा सकता है अगर ग्रेटर या लेस हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पढ़ेंगे सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड. अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो बहुत सारी वस्तुएं बाजार में क्या हो जाएंगी, मार्केट में अनबिकी रह जाएंगी, अनसोल्ड. ठीक है, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक. और कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि जब तक पिछला स्टॉक क्लियर ना होगा तब वो आगे उत्पादन करना नहीं चाहेगा. वो ये नहीं चाहेगा कि मैं आगे फर्दर नया प्रोडक्शन करूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक जो है बहुत ज्यादा है पीछे. ठीक है, तो वही चीज यहाँ है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है. लोगों ने डिमांड कम की, सप्लाई ज्यादा है, कम खरीदे लोग. ठीक है, परचेजिंग कम की है, बहुत सारे स्टॉक मेरे जो है बिके रह गए, अनसोल्ड. तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि द अनडिजायर्ड स्टॉक शुड बी सोल्ड इन द मार्केट. उसको बाजार में बेच देना चाहिए. ठीक है, नाउ प्रोड्यूसर वुड प्लान टू कट इन प्रोडक्शन. कॉन्सिक्वेंटली AS वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू AD. और धीरे धीरे वो प्रोड्यूसर जब अपनी सप्लाई को कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, और जैसे जैसे सप्लाई कम करता जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सप्लाई ग्रेटर है ना, अब जो सप्लाई जब कम करेगा तो धीरे धीरे वो एग्रीगेट डिमांड जितना था मार्केट में उसी के बराबर ये एडजस्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और वही कंडीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी. नाउ बाय क्या बात क्वेश्चन एग्जाम में इसका घुमा दे. ग्रेटर AS इज ग्रेटर था, अब यहाँ पे उल्टा हो जाए, aggregate demand is greater and aggregate supply is less, then how to become equilibrium? कैसे होगा? तो जितना कुछ मैंने स्टेटमेंट बताया तो उसमें थोड़े से चेंजेस आपको करने हैं. हालांकि बुक में जो है पैराग्राफ एक पूरा लेंथी दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, लेकिन हम आपको टिप्स जो बता रहे हैं वो यही है कि इसी चीज को जो है आपको बस एक कुछ वर्ड को चेंज कर देना है. तो आपको वो aggregate supply is less than aggregate demand का आंसर बन जाएगा. कैसे? यहाँ पर लिखेंगे in this we can see that aggregate supply is less than aggregate demand. It means that demand is more than supply. Okay, demand is more than supply. प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम किया और डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है. अभी वो सोच रहा है काश मैं कुछ और ज्यादा प्रोडक्शन किया होता, तो जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, प्रोडक्ट ही नहीं है मेरे मार्केट में, काश मैं और प्रोडक्शन किया होता तो कम से कम मुझे उतना तो सप्लाई कर देना चाहिए और मुझे लाभ भी ज्यादा मिलता. मैंने इस बार सप्लाई कम किया. क्यों? यहाँ पे वही चीज है, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड. तो वो क्या करेगा प्रोड्यूसर कि वह जो है चाहेगा कि सप्लाई को बढ़ाएगा. यहाँ पे सप्लाई क्या कर रहा था, पिछले टॉपिक में सप्लाई डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज नहीं करेगा, यहाँ सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देगा. अब तक बढ़ाएगा जब तक कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी डिमांड के बराबर सप्लाई एडजस्ट ना हो जाए. फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 की डिमांड है और सप्लाई 80 है, तो वो 80 से 90 करेगा, फिर 90 से वो 100 करेगा, और जब 100 बराबर हो जाएगा तब जाके वो इक्विलिब्रियम लेवल कहलाएगा. तो जो चीज यहाँ बताया उसको उल्टा बोलना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सप्लाई प्रोड्यूसर क्या कर देगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई कम है तो ऐसे में उसको लाभ से हाथ धोना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहेगा कि उसको प्रॉफिट कम हो, इसीलिए वो अपने सप्लाई को इंक्रीज करता रहेगा. ठीक है, और उतना इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि मार्केट में जितनी डिमांड है उतने बराबर सप्लाई एडजस्ट ना हो जाए. और जहां पे AD और AS एक दूसरे के इक्वल होंगे वही लेवल कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल. नाउ अब ये तो था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड. नेक्स्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम जीडीपी. अब यहाँ हम सेविंग फंक्शन देखेंगे एंड देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखेंगे. जैसे पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था, कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन. ठीक है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई. हाँ, और एग्रीगेट डिमांड में C और I को देखा था हमने डायग्राम के द्वारा. लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे S और I. S मींस सेविंग फंक्शन, I मींस इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो यहाँ हम ये बता दें कि पॉजिटिव रिलेशनशिप
टू वाई। सेविंग का इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा लोगों की सेविंग करने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और इनकम कम होने पे सेविंग कम होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है इनकम के साथ? पॉजिटिव रिलेशन है। और क्योंकि सेविंग आपका जीरो भी हो सकता है, सेविंग आपका नेगेटिव भी हो सकता है और सेविंग आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। जब बेरोजगार रहेंगे, कुछ कमाएंगे नहीं तो आपकी इनकम जीरो लगेगी, सेविंग क्या करेंगे? अब एक समय ऐसा है जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप उधार मांग के चोरी करके कहीं बैंक से पैसा निकालकर जो जमा किया है खाना शुरू कर देंगे, उसमें सेविंग किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम जब जीरो होती है, जीरो के नीचे जब जाएंगे तो उसमें सेविंग आपका नेगेटिव चला जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे डायग्राम और शेड्यूल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। रही बात आई फंक्शन की, तो आप भली भांति जानते हैं, पिछले टॉपिक में बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा क्या रहता है? वो कांस्टेंट स्थिर रहता है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट ऑफ द वाई, यानी ये वाई से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है और जो इस फंक्शन है उसको लीनियर वे में दिखाया गया है। सेविंग फंक्शन को लीनियर में दिखाया गया वे में और इन्वेस्टमेंट को हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। अब यहाँ पे हम क्या आपको जीरो डायग्राम बनाए, 0 20 40 60 140 तक गया है, आपका इनकम है। सेविंग स्टार्ट फ्रॉम 30 40 50 60 70 100 तक गया है। 30 मिनिमम कंजम्पशन है जो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है, मिनिमम नीड्स है, इसको तो कम से कम फुलफिल करना ही पड़ेगा कंज्यूमर को, ह्यूमन बीइंग को, भले ही उसकी इनकम जीरो हो लेकिन पेट भरने के लिए तो उसको खाना पड़ेगा। तो ये आपकी बेसिक नीड्स है। ओनली 30 को ही हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कह सकते हैं या इसको मिनिमम कंजम्पशन लेवल ऑफ द कंज्यूमर कह सकते हैं। इवन योर इनकम इज जीरो। अब यहाँ पे एस निकालना हो, सेविंग निकालना हो, तो भाई जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से मैंने जितना खा लिया जो बच गया वो मेरा सेविंग हुआ। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ फार्मूले में पुट कर देते हैं कि एस अगर निकालना, सेविंग निकालना हो तो वाई में से क्या करेंगे? सी माइनस करेंगे। तो 0 में से 30 माइनस करेंगे तो -30, 20 में से 40 माइनस करेंगे तो -20, 40 में से 50 माइनस करेंगे -10, 60 में से 60 गया 0, यानी कि जितना कमाया उतना खा के खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे सेविंग क्या लगी? 0। देन 80 माइनस 70 10, यहाँ पॉजिटिव है, इनकम ज्यादा है और सेविंग कम है, तो यहाँ पॉजिटिव है 10। 100 में से 80 गया 20, 120 माइनस 90 30, 140 माइनस 100 40। ओके, और इन्वेस्टमेंट हमने क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो इन्वेस्टमेंट को हम 20 को कांस्टेंट मान लेते हैं, कंटिन्यू 20 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और यहाँ पे इक्विलिब्रियम वहां होगा जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस टॉपिक। तो यहाँ पे सेविंग ये रहा और इन्वेस्टमेंट ये रहा। अब देखिए कहाँ पे इक्वल है? -30 20 नहीं, -20 20 बिल्कुल नहीं, -10 20 नहीं, 0 20 बिल्कुल नहीं, 10 20 नहीं, 20 20 ओ माय गॉड ये तो है आपका। इसको हम ऐसे सर्कल कर लेंगे यानी कि ये इक्विलिब्रियम लेवल है क्योंकि बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे इस लेवल पर जो है इक्विलिब्रियम लेवल है। इसी को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y x एक्सिस में इनकम दिखाया गया है, y एक्सिस में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। यहाँ पे आपका जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट देखेंगे ये -30 तक गया है, हम यहाँ -30 तक ले गए हैं। इन्वेस्टमेंट जो है 30 20 20 कंटिन्यू है तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टमेंट यहाँ 20 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे इनकम जो है 0 से स्टार्ट होकर 140 तक, तो हम भी यहाँ से 20 40 60 इक्वल क्लास इंटरवल करते हुए 140 तक गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इनकम 100 है, ध्यान दीजिएगा इनकम 100 है तो यहाँ पे जो है एस और आई एक दूसरे के इक्वल है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। देखिए आप यहाँ इनकम ये 100 दिख रहा है आपको, ये इनकम 100 है और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं क्योंकि जो बचत करेंगे वही तो खर्च करेंगे, वही तो निवेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इन्वेस्टमेंट आपका 20 है और सेविंग भी कितनी है? 20 है, यानी कि ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट क्या कराएगा? ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम लेवल कराएगा, इक्विलिब्रियम लेवल। क्यों कराएगा? बिकॉज एस एंड आई बोथ आर इक्वल, यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है और वहाँ पे इनकम कितनी है? तो वहाँ पे इनकम 100 है, वो चीज यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, इनकम 100 है। अब यहाँ पे सेविंग -30 से स्टार्ट है, देखिए हम -30 उसमें इनकम कितनी थी? 0, इनकम 0 थे और ये -30, तो ये सेविंग की लाइन हो गई। ठीक है, देन 20 के साथ में -20, तो 20 ये रहा और -20 इसके ऊपर होगा ये -20 है।
ये माइनस 20 है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर -10 इसके 0 और 20 के बीच में, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। -10 के बाद फिर 0 का मतलब यहाँ पे ये टच कर देगा, ठीक है, टच करेगा। इसी तरह से ये पॉइंट को जोड़ते हुए जाएंगे और सभी पॉइंट को मिला देंगे, तो आपका सेविंग फंक्शन लाइन बन जाएगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, वो सेविंग इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट इज ए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके, अब इसी चीज को हम जो है थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके इज कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, ओ ये रहा, 0 भी कह सकते हैं, ओ भी कह सकते हैं। तो ओ से लेके ए, ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ये इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ओके यानी कि 20 पे कांस्टेंट है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट किस पे कांस्टेंट है? 20 पे, सेम नंबर, कोई चेंजेस नहीं है नंबर, कंटिन्यू 20 तो ओके इज कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट जो कितना है? 20 है। ओके इज नेगेटिव सेविंग, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके जो है यह कह रहा है यहाँ पे सेविंग जो है यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेविंग, यानी कि सेविंग क्या होगी? नेगेटिव, यानी कि नीचे चलेगा, माइनस में चला गया, ठीक है। कब? जब इनकम 0 थी, जब इनकम 0 थी तो सेविंग कितना है? -30। तो यही है, देखो ये रहा आपका -30 और इनकम 0 है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हम आपका भी जस्ट बताया भी है, ये ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि एस और आई दूसरे के बराबर है। सेम यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पहले बता दिया आपको, एस आई एक दूसरे के इक्वल है। ओटी इक्विलिब्रियम इनकम, ओटी इक्विलिब्रियम इनकम, तो ओ से लेके टी तक, ओ से लेके टी तक, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम टी कह सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक नाम दे देंगे टी, ठीक है। ये आपका टी हो गया, यहाँ पे 100 इनकम है, तो ओ से लेके टी तक का जो एरिया है वो आपका इक्विलिब्रियम इनकम लेवल कहलाएगा। तो इस तरह से जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम जो है शेड्यूल और डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम का। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका टॉपिक क्लियरली आ जाएगी। नेक्स्ट, जिस तरह से हमने व्हाट हैपेंड एएस एंड एडी, एएस इज लेस देन, आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि व्हाट हैपेंड इफ एएस इज ग्रेटर देन आई, क्या होगा जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तभी तो सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। यानी कि इनकम जितना बढ़ रहा है तो लोग बचत भी बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और कंजप्शन बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? लोग बस बचत प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, एनपीएस बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस, सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। जब लोग कम खर्च करेंगे, बचत पर ज्यादा ध्यान देंगे, बचा के ज्यादा रखेंगे, बैंक में ज्यादा पैसा डालेंगे, इसका मतलब उनके खर्चों में कटौती आई, उनकी डिमांड कम हो गई और ऐसे में प्रोड्यूसर को जो है बहुत सारे प्रोडक्ट अनबिके प्रोड्यूसर के रह जाएंगे, अनसोल्ड रह जाएंगे। बेचारा वो सोचेगा कि कोई तो आए खरीदने के लिए, ठीक है। और अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान लेजर आउटपुट। अब वो क्या करेगा? वो अपने आउटपुट को कम कर देगा कि भाई कोई खरीदारी नहीं आ रहा, कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा, मैं ऐसे बैठे रहूंगा पूरी। और लेजर आउटपुट, लेजर इनकम, जब वो प्रोडक्शन कम करेगा तो उस प्रोड्यूसर की इनकम कम जाएगी, कम हो जाएगी पैसे से। मोर प्रोडक्शन मोर इनकम, लेस प्रोडक्शन लेस इनकम, नो प्रोडक्शन नो इनकम। इनकम लेजर सेविंग, जब इनकम कम होगी, यहाँ पे एकदम सीक्वेंस से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वो सीक्वेंस से कैसे? लेस आउटपुट लेस इनकम लेस सेविंग, उत्पादन कम होगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो मेरी सेविंग घट जाएगी और सेविंग घट जाएगी तो जो सेविंग बढ़ी हुई दिख रही है यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन आई, वो धीरे धीरे किसके बराबर हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। और दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा टिल एस इक्वल टू वाई, जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। तो ये आपका टॉपिक था। इसका अगर अपोजिट माना है, बाय द वे अगर देखा एस इज लेस देन आई, तब तक आपको जितना कुछ मैंने बोला उसका अपोजिट में आपको, उसके अपोजिट में आपको क्या करना है? बोलना है। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, लोग बचत कम कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो है प्रोड्यूसर और ज्यादा सप्लाई करेगा, वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और वो तब तक बढ़ाएगा जब तक कि जो है जितना मार्केट में डिमांड
उसके बराबर एडजस्ट ना हो जाए। और जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो दोनों सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या था, लेस आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट कम कर रहा था। जब साइन सेविंग ज्यादा था तो आउटपुट कम कर रहा था, लेकिन जब वह सेविंग कम है तो आउटपुट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जितना कुछ बोला उसको उल्टा बोलते जाए। मोर आउटपुट, मोर प्रोडक्शन, मोर आउटपुट, मोर इनकम, मोर सेविंग एंड मोर सेविंग। इसका मतलब धीरे धीरे जो सेविंग कम है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिक बना के एक टिप्स के द्वारा शॉर्ट तरीके से और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे तो आपका टॉपिक कोई भी हार्ड या कॉम्प्लेक्स आपके लिए नहीं होगा और आप इजीली इसको समझते जाएंगे। मूविंग द लास्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये आपका लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद ये एक क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसको सॉल्व करना है और फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर को कहते हैं गुणा, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जितना हम बढ़ोतरी करते हैं तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। अगर 20% इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तो इनकम कई गुना उससे बढ़ जाती है। तो इनकम, चेंजेस इन इनकम डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम जो है उसमें बदलाव किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे। तो वही चीज कहलाता है, उसी को हम शॉर्ट में के कहते हैं। मल्टीप्लायर मींस के, इसका कोडिंग है के। तो मल्टीप्लायर is the function of income and investment, is the ratio of income and investment. More investment more income, less investment less income. ध्यान दीजिएगा। तो ये change in y, delta y means change in output, या इसको income कह सकते हैं। डेल्टा आई change in investment, यानी कि इसको investment में changes कर सकते हैं। तो k जो है एग्जाम में आपके k के एक फार्मूला नहीं है, 2-3 फार्मूले हैं और जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन घुमा के आते हैं या बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है तो उसी के अनुसार आप अपने ट्रैक्स को भी चेंज कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लायर निकालने के 1 नहीं 2 नहीं 3 फार्मूले बताए हैं और जैसा कंडीशन दिखे न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसी के अनुसार आप इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, किस क्वालिटी का क्वेश्चन है, उसमें क्लू क्या दिया हुआ है और उस क्लू के हिसाब से ही इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे k का एक फार्मूला है, चेंज इन y बाय चेंज इन i। ठीक है, नेक्स्ट है k इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये हमने पिछले चैप्टर में बताया था। 1 माइनस MPC माने मार्जिनल कॉस्ट टू कंज्यूम, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC तो आपका k निकल जाएगा। एक और फार्मूला है k इक्वल टू 1 बाय MPS। MPS मींस मार्जिनल कॉस्ट टू सेव, यानी कि 1 माइनस MPS ही कहलाता है MPA, 1 माइनस MPC ही कहलाता है MPS। तो ये तीन फार्मूले हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इफ MPC 0.75, मान लीजिए MPC 0.75 है, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पूछा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय 600 करोड़। तो यहाँ पे इनकम में कितने का चेंज है, 600। ठीक है, आल्सो फाइंड मल्टीप्लायर, और साथ में आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर भी निकालना है, मींस k भी निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। k का फार्मूला हमने क्या बताया था, k का फार्मूला हमने बताया था चेंज इन y बाय चेंज इन i, और एक फार्मूला ये है। तो यहाँ पर हम क्लू हमने आपको क्या बताया था, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है उस तरह से आप आंसर देंगे। तो यहाँ पे MPC दिया है, क्लू मिल गया हमें, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, तुरंत हमारा k निकल जाएगा। k = 1 माइनस MPC। MPC, what is the value of MPC? 0.75, 0.75। तो 1 में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25। ओके, देन 0.25 पॉइंट यहाँ 2 3 हो गया, 25 24, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी 4 आ गई। मल्टीप्लाई हमने निकाल दिया जो आपको पूछा था, फाइंड मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, ये, क्योंकि i इसमें दिया हुआ है। तो k इक्वल टू चेंज इन y बाय चेंज इन i। ठीक है, k की वैल्यू कितनी है, 4 चेंज इन y कितना है यहाँ पे 600। इनकम में कितने की चेंजेस आ गई, 600 की, तो 600 डिवाइड बाय चेंज इन i, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। ठीक है, 4 into change in i equal to 600 change
change in I is equal to 600 divided by 4, ठीक है। change in I is equal to 150, change in I कितना आ गया 150 आ गया। अक्रॉस मल्टीप्लाई किया 600 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 4 1 4 और फिर इसका 4 5 का 20 0 0 यानी कि 150, यानी चेंज इन लाइन कितना गया 150। इस तरह से हमने जो है आपका मल्टीप्लाई भी फाइंड किया और इन्वेस्टमेंट भी फाइंड किया। तो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी आपका एमपीसी पूछ लिया जाएगा, कभी एमपीएस पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस, कुछ ना कुछ क्लू आपका दिया रहेगा। जिस तरह से क्लू दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको फार्मूला को एडजस्ट करके इसको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक वेरी वेल एंड रिपीटली आई टोल्ड टू यू दैट रिवाइज इट एंड along with diagram, formula, presentation, it should be must, okay, and your hard work depend on your capability। जितना कठिन मेहनत करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार कठिन परिश्रम करेंगे, उतना ही आपको ये समझ में आएगा टॉपिक, ठीक है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई कठिन चीज नहीं होता है, बस आपको मेहनत करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ एनी टाइप ऑफ doubt regarding this topic,